हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं ओबिया सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th यूनिट नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने कल जो देखा था वो था हाइड्रेशन एनर्जी। कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन तो हो ही गया था। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, दोनों एक ही बात है। हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, इसको हमने देखा था। तो आज और साथ में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसकी देखी थी। आज हमारे पास में जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो याद है ना कि किसको बोलते हैं, याद रखना हाइड्रेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं कि जब वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं मेटल के साथ में तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है वही है हमारे पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी। मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ। जैसे हमने ये लिखा था कल, यही हमने आपको एक्सप्लेन किया था क्या कि यदि हमारे पास में वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से ज़्यादा निकलते हैं, यदि यहाँ पास में वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से ज़्यादा निकलते हैं, ये ज़्यादा अटैच होते हैं, ये देखो ये वाला मैंने कहा था। सपोज करो यदि हमारे पास में ये सपोज करो हमारे पास में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है। लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज वो बड़ा है, इसका साइज वो बड़ा है, और सीजियम का साइज सबसे बड़ा है। साइज यदि बड़ा होता है तो अट्रैक्शन कम होता है, आपको ये मालूम है। साइज यदि ज़्यादा अट्रैक्शन कम, ये देखो साइज यदि हमारे पास में कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा, और यदि साइज हमारे पास में ज़्यादा है तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास में कम हो जाएगा। अब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे, अटैच होंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा अटैच होंगे तो हमारे पास में हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी। भाई एक एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, वही है हमारे पास में हाइड्रेशन एनर्जी। जब वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच करते हैं हम, जब वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच करते हैं हम, इसमें कन्फ्यूज तो नहीं थे ना कल, कन्फ्यूज तो नहीं थे। लास्ट टाइम थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि हमारे पास में वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच करते हैं। जब हम किसको अटैच करते हैं, जब हम वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, H2O को हम ऐड करते हैं, H2O ऐड जब हम करते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वही कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कैसे करते हैं, हमारे पास में कोई मेटल है, हमारे पास में कोई मेटल है, मेटल का साइज और साइज यदि हमारे पास में छोटा है तो उसमें होता है अट्रैक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं और इससे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं मेटल के पास में और इससे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल इससे अटैच होते हैं तो यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी कहलाती है यहाँ पास में कौन सी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो देख ही ली थी हमने। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज का यहाँ पास में जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है यहाँ पास में केमिकल प्रॉपर्टी। ये सारा हमारे पास में हो गया था, ये आप यहाँ से देख ही लोगे, ये सब फिक्स है। अब आता है यहाँ पास में केमिकल प्रॉपर्टी। मेन बात यहाँ से आती है केमिकल प्रॉपर्टी में। यहाँ पास में केमिकल रिएक्शन आएंगी, इसमें तो आपको कोई डाउट या कोई संशय होना नहीं चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शन आने वाली है। अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी की बात करते हैं। यहीं से देखते हैं कि द अल्काली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ये याद रखना, ये जो अल्काली मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द देयर लार्ज साइज एंड लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। द रिएक्टिविटी ऑफ थ्री मेटल्स दीज मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। पहले तो हम इसी बात को समझेंगे, इसी पॉइंट को हम समझेंगे और बहुत अच्छे से इस वाले पॉइंट को आपको लिखना है। क्लियर है, बहुत अच्छे से आप इसको लिखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में है केमिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक। केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पास में जो अल्काली मेटल्स होते हैं या कहें कि S1 जो मेटल होते हैं, S1 जो मेटल होते हैं ये जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं। S1 के जो मेटल होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होता है। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है यहाँ पास में कि इनका जो साइज होता है
इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, लार्ज। इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से इनका जो अट्रैक्शन होता है, इनका जो अट्रैक्शन होता है, इनका जो अट्रैक्शन होता है वो कहाँ होता है? डिक्रीज होता है। वो कैसा होता है? डिक्रीज होता है। जैसे ये वाला साइज है। अब अट्रैक्शन कहाँ? अट्रैक्शन कहाँ? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की बात हो रही है अट्रैक्शन में। जैसे सपोज करो ये यहाँ पास में, यहाँ पर साइज है, ये साइज है, और यहाँ पर प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, आप सभी को मालूम है। और ये इतना बड़ा साइज है, इतना बड़ा साइज है। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को इसने पकड़ा तो डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इसका अट्रैक्शन कम है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा तो हमारे पास में रिएक्शन क्या होगी? जल्दी हो जाएगी। भाई जितनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास में रिमूव होगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगी? हमारे पास में रिएक्शन हो जाएगी। समझ में? तो ये बोल दिया है कि द अल्काली मेटल हाईली रिएक्टिविटी रीजन ड्यू टू, ये रीजन याद रखना, ड्यू टू दे आर लार्ज साइज। इनका साइज बड़ा होता है। लार्ज साइज होने की वजह से अट्रैक्शन कम होता है। लिख लेना, ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिख लेना है। पहला पॉइंट क्या है इनका? कि हमारे पास में साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से हमारे पास में अट्रैक्शन कम होता है। अट्रैक्शन कहाँ पर? अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अंदर वाले सेल, जैसे अंदर वाले ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो अंदर सेल से कोई मतलब नहीं। मैं आपको पहले कई बार बताया हूँ, अंदर सेल से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है बाहर वाले सेल से, आउटर सेल से। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका अट्रैक्शन कम होता है। अब अट्रैक्शन कम होता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने अभी आपको कल ही बताया था, परसों। तो हमारे पास लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी क्योंकि अट्रैक्शन कम है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमारे पास में एनर्जी कैसी लगती है? इसमें से कम लगती है, लो आयोनाइजेशन। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा क्या है? तीसरा हमारे पास में लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE हम शॉर्टकट में लिखते हैं। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगती है। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन कैसा है? डिक्रीज है। द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स इंक्रीज, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। और हमारे पास में ऊपर से नीचे आने पर, या हम ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन आते हैं, जरा यहाँ पर देखो, जहाँ अप टू डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे लिथियम, फिर आते हैं यहाँ पास में सोडियम, फिर आता है यहाँ पास में पोटेशियम, फिर आता है यहाँ पास में रूबिडियम, और फिर आता है यहाँ पास में सीरियम। तो ऊपर से नीचे आने पर देखो, पहले का साइज इतना बड़ा होता है, फिर साइज इनका वो बड़ा होता है, फिर साइज इनका वो बड़ा होता है, तो इस वाले का साइज वो बड़ा होता है, और सीरियम का साइज सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है कि यहाँ पर यदि हम बात करें अट्रैक्शन की, ये यहाँ पास में अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन आपस में यहाँ पर इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन आपस में यहाँ पर इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन इंक्रीज कहाँ होता है? किसके पास में? प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन, एंड किसके बीच में? आउटर से इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन। मतलब न्यूक्लियस के आउटर से इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है? यहाँ पर हाई होता है। जबकि यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो डाउन होता है, लो होता है। कहाँ पर? प्रोटॉन के बीच में एंड आउटर से इलेक्ट्रॉन के बीच में। आउटर से इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है यहाँ पर लो होता है। क्लियर है? बाकी तो इनके बीच में ये रहता है। जैसे जैसे यहाँ पास में साइज बढ़ते जाएगा तो ये हमारे पास में क्या है? बीच में प्रोटॉन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। जबकि देखो यहाँ से डिस्टेंस बहुत कम है, दिख रहा है। इसके बीच में यदि हम बात करें तो इसका डिस्टेंस हमारे पास में बहुत कम है, और यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास में बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने से अट्रैक्शन कम हो जाता है। या अट्रैक्शन कम है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉनों को निकालना है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अभी इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है? बाकी आप समझ लेना, हम दो से ही कोरिलेट कर रहे हैं आपको। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब ये बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कैसे लगेगी? स्वाभाविक है, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने के लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, लो एनर्जी लगेगी। यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी गई एनर्जी, हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो कैसी रहेगी? हाई रहेगी।
यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे रहेगी, हाई रहेगी, और यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कैसे रहेगी, लो रहेगी। बात समझ आ रही, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे रहेगी, लो रहेगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता है। अब यहाँ से गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई रहेगी, भाई अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। देखो यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ सीधा, ये थोड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर कैसी रहेगी, लो रहेगी, और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 साइज कम आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है। साइज जितना छोटा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। और एक बात और हम बता दें आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ से भी हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, किसकी, रिएक्टिविटी की यदि हम इसमें बात करें तो रिएक्टिविटी हमारे पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम रिएक्टिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम रिएक्टिविटी उतनी नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा। इसको सबको अलग ही कर देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी सब गड़बड़ हो गया, 1 मिनट कहाँ गया भाई। इसको यहाँ थोड़ा अलग कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं आपको, यहाँ लिखो अब आप। देखो पहला पॉइंट है आपस में आयोनाइजेशन एनर्जी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज छोटा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, साइज छोटा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। जितना छोटा साइज आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर अट्रैक्शन की, हाँ पास में बात करते हैं अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, साइज ज़्यादा, अट्रैक्शन कहाँ पर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज छोटा, अट्रैक्शन ज़्यादा। अट्रैक्शन कहाँ पर, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अट्रैक्शन में, यहाँ पास में दूसरा पॉइंट बना। ठीक है, तीसरा पॉइंट रिएक्टिविटी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास में रिएक्टिविटी है, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी यदि कम लगेगी तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी यदि कम लगेगी तो रिएक्टिविटी हमारे पास में ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी यदि हमारे पास में ज़्यादा लगेगी तो रिएक्टिविटी हमारे पास में कम होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो भाई, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन जाएगा निकल के, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही फास्ट होगी। तो यहाँ से ये 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। क्लियर है? ये वेरी IMP है, ये वेरी IMP कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास में आता है केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। देखो जरा यहाँ से, इसके लिए एक फ्रेश पेज ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हमारे पास में पहले हमको, सबसे पहले जो हमको टॉपिक देखना है वो किस में देखना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर, कि वाटर के साथ, हवा के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी क्या है। तो अल्काली मेटल पॉइंट लिख लेना आप यहाँ से, ठीक है। अल्काली मेटल्स टर्न्स इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड। अब यहाँ से ये ऑक्साइड बनाते हैं। अल्काली मेटल जो होते हैं, जब अल्काली मेटल की हम रिएक्शन कराते हैं ड्राई एयर के साथ में, ये एयर के साथ में, तो ये हमारे पास सबसे पहले ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, विच इन टर्न रिएक्ट विद मॉइस्चर। ये फिर मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेते हैं और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। दे बर्न विगोरसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग डाइऑक्सीजन, लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड। अब देखो लिथियम जो करता है वो मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम फॉर्म करता है
पेरोक्साइड का, और अदर मेटल्स फॉर्म करते हैं सुपर ऑक्साइड का। अब यहाँ से ये देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, इस वाली बात पे ध्यान देना। उसने ये बोला है कि यदि मान लीजिए हम रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। उसने जो बोला मैं उसी बात को यहाँ पर समझाता हूँ। पहला पॉइंट उसने क्या बोला, इसको याद रखना, IMP पॉइंट है ये IMP पॉइंट है, इसको याद रखना। आप क्या बोला उसने बोला है पहली पॉइंट कि यदि हम यहाँ पर लिथियम की रिएक्शन कराते हैं, किसकी रिएक्शन कराते हैं, लिथियम की, तो लिथियम क्या बनाता है, लिथियम बनाता है आपस में मोनो ऑक्साइड। क्या बनाता है आपस में, मोनो ऑक्साइड बनाता है, मोनोऑक्साइड बनाता है। यदि हम सोडियम की बात करते हैं, दूसरी क्या बोला उसने, सोडियम, यदि हम सोडियम की रिएक्शन करते हैं तो सोडियम यहाँ पास में फॉर्मेशन करता है पेरोक्साइड का, किसका, पेरोक्साइड का। और यदि हम बात कर लेते हैं अदर मेटल्स की, तीसरा अदर हमारे पास में मेटल है, अदर मेटल कोई दूसरे मेटल है, तो वो फॉर्म करते हैं आपस में सुपर ऑक्साइड का, वो फॉर्म करते हैं आपस में सुपर ऑक्साइड का। अब बात ये है यहाँ पास में कि ऑक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड क्या होता है और सुपर ऑक्साइड क्या होता है। मोनो ऑक्साइड मतलब एक ही ऑक्सीजन है, मोनो ऑक्साइड मतलब क्या है यहाँ पास में, यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है, जहाँ उसको मोनो ऑक्साइड बोलते हैं, जहाँ पास में एक ऑक्सीजन होता है, ये मोनो ऑक्साइड या ऑक्साइड आप बोल सकते हो। मोनो को हटा दो यहाँ से, ऑक्साइड या और करके हम हमेशा ऑक्साइड बोलेंगे, और यहाँ पर ऑक्साइड, ऑक्साइड का ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ये तीन होते हैं। ऑक्साइड कब बोलते हैं, ऑक्साइड जब बोलते हैं जब ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। पेरोक्साइड कब बोलते हैं, पेरोक्साइड जब बोलते हैं जब ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -1। और सुपर ऑक्साइड कब बोलते हैं, जब ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -1/2, तो उसको बोलते हैं हम सुपर ऑक्साइड। इसको याद रखना। लिथियम हमारे पास जब बनाता है तो मोनोऑक्साइड बनाएगा या ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम हमारे पास में पेरोक्साइड बनाएगा, और मेटल अदर जो मेटल होते हैं, जैसे हम पोटेशियम की बात कर लेते हैं, अदर मेटल जैसे पोटेशियम की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। एग्जाम्पल जैसे द सुपर ऑक्साइड O2-, सुपर ऑक्साइड O2-, ये देखो वही है। O2- मतलब क्या हुआ, और आप ये इसको ऐसे लिख सकते हो, और करके आप लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, O2-, ये भी सुपर ऑक्साइड होता है। भाई 2 ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना माइनस है, हाफ माइनस हुआ कि नहीं, ये ऐसे भी आप लिख सकते हो ना। O2-, जब एक ऑक्सीजन के ऊपर हाफ है तो 2 के ऊपर आपका एक रहेगा ही, तो O2- भी आप लिख सकते हो। ये भी यहाँ पास में क्या होता है, सुपर ऑक्साइड। बात में आ रही क्या होता है यहाँ पास में, सुपर ऑक्साइड, ये होता है आपस में। अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिथियम की रिएक्शन करते हैं, ये है लिथियम, जब इसकी रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनता है यहाँ पास बनता है 2Li2O, ये बनता है यहाँ पास में। क्लियर है। लिथियम प्लस O2 जब हम करते हैं, लिथियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो Li2 बनता है। अब Li2 कैसे बना आप सभी को मालूम है। इसकी रिएक्शन करने की ट्रिक क्या है, मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर ट्रिक की, मैं यहाँ पर बात करता हूँ ट्रिक की। बेटा ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है यहाँ पास में, ट्रिक ये है यहाँ पास में कि आप सभी जानते हैं लिथियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, मैं आपको पहले ही बताया था। और हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है यहाँ पास में O-2 होता है यहाँ पास में। अब ये वाला चार्ज यहाँ आएगा, बताया था मैंने कि ये वाला जो चार्ज है वो यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, और ये वाला चार्ज यहाँ पर आएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाता है Li2, ये हो जाता है O, ये है लिथियम ऑक्साइड। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। जब हम लिथियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनता है, और यही इसकी प्रॉपर्टी होती है लिथियम की। अब बात करते हैं यहाँ पर हम मोनोऑक्साइड की। हम किसकी बात करते हैं, हम बात यदि यहाँ करते हैं मोनोऑक्साइड की, हम बात करते हैं यदि पेरोक्साइड की सोडियम के साथ, तो उसकी रिएक्शन कैसे है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ सबसे पहले इसको देखो, ये समझ में आया, ये क्योंकि ये बनाता ही है, ये बनाता है। इसके साथ जब भी रिएक्शन करेंगे हम लिथियम के साथ ऑक्सीजन की जब भी रिएक्शन होगी प्यारे बच्चों, ये यही बनाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो जरा
अब हमारे पास में आया सोडियम की। अब रिएक्शन हम किसकी कर रहे हैं? सोडियम की। तो सोडियम की हम रिएक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो सोडियम की रिएक्शन यदि ऑक्सीजन से करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा पेरोक्साइड। क्या बनेगा हमारे पास में? पेरोक्साइड। अब ये पेरोक्साइड कैसे बना हमारे पास में? देखो ये फिर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो आप प्यारे बच्चों। यहां से यदि हम बात करें, ये इसको अलग कर दें, इसको इतना ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। यहां मैं एग्जांपल लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो जब हम रिएक्शन करते हैं सोडियम की, Na की रिएक्शन करते हैं, किससे करते हैं? Na की रिएक्शन O2 से करना पड़ेगा। जब Na की रिएक्शन हम O2 से करते हैं, जब Na की रिएक्शन हम O2 से करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है? हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन के आता है वो आता है हमारे पास में Na2O2। ये हमारे पास में यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है Na2O2। इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। अब इसको पेरोक्साइड क्यों बोला? इसको पेरोक्साइड इसलिए बोला क्योंकि ये है हमारे पास में Na, ध्यान से देखना, ये है हमारे पास में Na, ये है ऑक्सीजन, समझ रहा हो, ये है Na, ये है ऑक्सीजन, ये यहाँ पास में फिर है ऑक्सीजन और ये यहाँ पास में Na। तो इस प्रकार से ये वाला Na इससे जुड़ा हुआ है तो इसको पर आया -1 चार्ज, ये वाला Na इससे जुड़ा हुआ तो इसको पर आया -चार्ज, इसको पर आया +, इसको पर आया आपका +। तो ये पेरोक्सी लिंक भी कहलाता है। जब ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो हम इसको पेरोक्साइड बोलते हैं, पेरोक्सी लिंक कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपस में? ये कहलाता है आपस में पेरोक्सी लिंक। ये पेरोक्सी लिंक हमारे पास में कहलाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही पहले बच्चों? यहाँ से आपस में ये पेरोक्सी लिंक कहलाता है, याद रखना इसको बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार से आपस में फॉर्मेशन हो जाता है। जब भी सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा आपस में? Na2O2। क्लियर है? फंडा क्लियर है? फंडा समझ में आया? Na2O2। अब हम बात करते हैं, ये देखो पेरोक्साइड कब बोलते हैं? जब ऑक्सीजन को माइनस चार्ज है, यहाँ भी कितना है? -चार्ज है। अब बात करते हैं हम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में यहाँ पास में क्या क्या हो सकता है? ये मेटल जो हमने लिया है यहाँ पर, ये मेटल कौन सा हो सकता है? ये मेटल हो सकता है यहाँ पास में एक तो पोटेशियम हो गया, यहाँ से ये एक तो पोटेशियम हो गया, दूसरा यहाँ पास में यहाँ से रूबिडियम हो गया, पोटेशियम रूबिडियम और बाकी बचा यहाँ पास में सीजियम। ये 3 तो बचा ही है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम। जब पोटेशियम रूबिडियम सीजियम की रिएक्शन हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड बनाता है, मतलब ये वाला फॉर्मेशन करेगा। अब ये होता कैसे है? इसकी रिएक्शन देखो, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ, याद रखना है इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको बताऊँ ये होता कैसे है पेरोक्साइड। ये दोनों रिएक्शन समझ में आई। अब बात करते हैं हम सुपर ऑक्साइड वाली। अब सुपर ऑक्साइड जैसे हम यहाँ पर K की रिएक्शन कर देते हैं, ये पोटेशियम है, इसकी रिएक्शन कराई हमने। अब इसकी रिएक्शन कैसे करानी है? इसकी रिएक्शन हमको करानी है O2 के साथ। जब इसकी रिएक्शन हम O2 के साथ कराते हैं तो हमारे पास में बनता है MO2। एग्जाम्पल, अच्छा ये K ले लिया था, मेटल ले लो। अब ये एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो हम K की रिएक्शन करा रहे हैं, इसके साथ O2 से करा रहे हैं, करा दो, क्या बनेगा हमारे पास में? KO2 बनेगा, बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास में बना K, ध्यान से देखना, ये है यहाँ पास में K, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये ऐसा इसका डायग्राम बनता है, ठीक है। अब इसके ऊपर तो एक ही प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है तो स्वाभाविक है यहाँ पर आधा आपका माइनस रहेगा, आधा यहाँ पर आपका हाफ रहेगा। ये तो बात हो, आधा और आधा कितना हुआ? हाफ और हाफ कितना हुआ? 1 हुआ। तो 1 आपका माइनस चार्ज हो गया, 1 आपका प्लस चार्ज हो गया। ये इसका डायग्राम है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर माइनस हाफ है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको पेरोक्साइड। अच्छा आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, और के ऊपर माइनस हाफ नहीं लिखोगे क्या आप? ऐसे नहीं लिखोगे क्या आप? O के ऊपर माइनस हाफ, O2 के ऊपर माइनस हाफ लिखोगे, O2 के ऊपर माइनस, तो एक O के ऊपर क्या हो गया? माइनस हाफ हो गया, दूसरे के ऊपर माइनस हाफ हो गया, तो O2 है तो ऊपर उसका टोटल कितना होगा? रे माइनस लगा हुआ है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखो इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ये बात याद रखना। मैं यहाँ पर आपको समराइज करा देता हूँ। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक जो हमने लिया है वो ये है प्यारे बच्चों कि जब हम पहली रिएक्शन, याद रखना पहली रिएक्शन, जब भी आप लिथियम के साथ रिएक्शन कराओगे, Li के साथ जब भी आप रिएक्शन कराओगे O2 के साथ, यहाँ पर बैलेंस कर लेना, ये बैलेंसिंग लगी है और कुछ नहीं है, यहाँ नंबर है, बैलेंस लगा हुआ है। तो हमारे पास में क्या बनेगा? हमारे पास में बनेगा 2L लिथियम 2O। तो ये यहाँ पास में बना। यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन की चार्ज कितना है? ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज यहाँ पास में -2। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको ऑक्साइड। लिथियम का क्या बनाता है? ये ऑक्साइड। लिथियम क्या बनाता है आपस में? ऑक्साइड। दूसरी बात, लिथियम हो गया। लिथियम के बाद में आता है आपस में सोडियम। तो ये है आपस में सोडियम। सोडियम कितने हैं आपस में? 2। जब सोडियम की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? O2 के साथ।
तो सोडियम की रिएक्शन हमने O2 के साथ कराया तो यहाँ पास में क्या बना, यहाँ पास में बना Na2O2 ये बनेगा। अब Na2O2 जब भी बनाएगा ये होता है यहाँ पास में पेरोक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंस कितनी है, -1 है, तो ये है यहाँ पास में पेरोक्साइड। ये यहाँ पास में क्या है, पेरोक्साइड। तीसरी बात क्या है कि जब हम यहाँ पर कोई मेटल, चाहे आप सोडियम की करा दो, चाहे आप रुबिडियम की करा दो, तो चाहे आप सीजियम की करा दो, जब भी रिएक्शन आप कराओगे O2 के साथ कराया तो आपके पास में क्या बनेगा, आपके पास में बनेगा या तो बनेगा KO2 बनेगा, या आपका बनेगा RbO2 बनेगा, या बनेगा CsO2 बनेगा ये। और यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, -½ है, यहाँ पर -½ या और करके आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, O2 के ऊपर माइनस ये कहलाएगा हमारे पास पेरोक्साइड। क्लियर है? तो ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो मैंने आपको बता दिया, याद रखना है इसको, वेरी वेरी IMP रिएक्शन है। ऑक्साइड क्या बनाएगा, फार्मूला क्या होता है, पेरोक्साइड फार्मूला क्या होता है, सुपरऑक्साइड फार्मूला क्या होता है। क्लियर है? तो ऑक्सीजन की डिफरेंट प्रकार की यहाँ पर बैलेंसियाँ हमारे पास में शो करता है मेटल के साथ में। अब यहाँ पर देखो जरा क्या बोलता है, ये सारी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ये क्या है, कैसे होता है। अब देखो इन ऑल दीज ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अल्काली मेटल्स +1। अब यहाँ पर सबकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, एक बात जरूर आप यहाँ पर नोट करना कि यहाँ पास में देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर यदि आप निकालोगे यहाँ भी यहाँ पास में +1 आएगी, सोडियम की यहाँ पास में +1 आएगी, और पोटेशियम की यहाँ पास में यहाँ पर +1 आएगी, रुबिडियम की भी यहाँ पर +1 आएगी, और सीजियम की +1 आएगी। इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 ही है। कितनी यहाँ पास में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पास में ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में कितनी है, मेटल की, अल्काली मेटल्स की +1, क्योंकि +1 ही शो करते हैं। ठीक है। लिथियम शो एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टेंट डिक्रीज विद नाइट्रोजन। ओके, लेकिन जब हम लिथियम की बात करते हैं यहाँ पर, तो लिथियम हमारे पास में एक्सेप्शनल हमारे पास में बिहेवियर शो करता है। अपवाद जिसको बोलते हैं ना, कि अपवाद हमारे घर में भी एक आध अपवाद हो ही जाता है, जिसका नेचर औरों से हटके होता है, जिसका नेचर औरों से क्या होता है, हटके होता है। तो लिथियम शो एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्शन डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये एक्सेप्शनल होता है। इसको यहाँ से अलग नोट करके लिखो आप, बहुत बढ़िया तरीके से आप नोट बनाओ। जब हम लिथियम की रिएक्शन, ये यहाँ पास में लिथियम, जब इसकी रिएक्शन हम नाइट्रोजन से कराते हैं, डायरेक्टली हम करा रहे हैं नाइट्रोजन से, डायरेक्टली रिएक्शन डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन से कराते हैं, तो ये यहाँ पास में नाइट्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यहाँ पास में नाइट्राइड बनाते हैं। ये एक्सेप्शनल है, ये क्या है यहाँ पास में, ये एक्सेप्शनल, यहाँ पास में एक्सेप्शनल है। यहाँ पास में नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पास में किसका फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? अब नाइट्राइड किसको बोलते हैं जानते हो, नाइट्राइड बोलते हैं जब नाइट्रोजन की बैलेंस होती है -3, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। अब देखो जरा, ये है लिथियम, एग्जांपल मैं आपको यहीं पर देता हूँ। जैसे ये है यहाँ पास में लिथियम, आप जानते हैं इसकी बैलेंस +1 होती है। जब इसकी रिएक्शन हम नाइट्रोजन से कराएंगे तो ये है -3, ठीक है। तो ये यहाँ पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पास में Li3n, ये है लिथियम नाइट्राइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लिथियम नाइट्राइड, इसका नाम है हमारे पास है लिथियम नाइट्राइड। क्लियर है? तो ये यहाँ पास में एक एक्सेप्शनली यहाँ पर आता है, एंड बिकॉज ऑफ देयर हाईली रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, अल्काली मेटल आर नॉर्मली कीप्ड इन केरोसिन ऑयल। ओके, ठीक है। जो अल्काली मेटल्स होते हैं ना, जो अल्काली मेटल होते हैं, याद रखना है इसको भी, जो अल्काली मेटल्स होते हैं उसको हम किस में, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। यहाँ पास में एक बोतल होगी, हमारे पास में एक बोतल होगी, आप जब लैब में जाओगे एक बोतल होगी, वहाँ पर इसमें केरोसिन भरा होगा। ये जो भरा है यहाँ पर, ये केरोसिन है। ये क्या है यहाँ पास में, केरोसिन ऑयल, हमारे पास केरोसिन ऑयल है। इसमें हम अल्काली मेटल्स को रखते हैं। इसमें हम एस बन के जो मेटल होते हैं ना, क्या क्या होते हैं यहाँ पास में, हमारे पास में सोडियम होता है, यहाँ पास में लिथियम होता है ना, सीजियम होता है, ये इन सबको हम इसमें रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं अल्काली मेटल्स। ये याद रखना, ये भी आप एक नोटेड पॉइंट है, IMP लगा के इसको लिखना। यहाँ पास में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम, ये केरोसिन है, इस केरोसिन में हम क्या रखते हैं, अल्काली मेटल्स रखते हैं, रखे जाते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार से यहाँ पास में ये भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं आगे इसी में कि अभी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट के इन KO2 में कितनी है, तो +1 ही रहेगी। ये अभी अपन ने निकाला, ये देखो, द सुपर ऑक्साइड स्पीसीज
ये होता है सिंस द कंपाउंड न्यूट्रली जेरो फॉर इसका ऑक्सीजन, ये हुआ हमारे पास। क्लियर है आपस में? क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये है आपस में कंप्लीट। अब आता है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। लेकिन इसकी रिएक्टिविटी की बात अभी हम नहीं करेंगे, उसको आने वाले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक बार इसको आप करके जरूर देखना ये कैसे होगा, कैसे हम करेंगे। फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। जब रिएक्टिविटी हम वाटर, सॉरी रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर कि द अल्काली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ हमने पहले देखा एयर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है एंड डाइहाइड्रोजन बनाता है। देखो जरा, जब भी हम मेटल की रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ तो आयन मिलेगा, OH माइनस मिलेगा और O2 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपकी पहले देखी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, अब देखेंगे वाटर के साथ रिएक्टिविटी क्या होता है, कैसे होता है, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।